हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो पूरा आपको समझना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम मेंस, जेई मेंस और एडवांस और नीट के एग्जाम में देखते हैं, उस पे बेस्ड जो फॉर्मूले होते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, वो सारे मैं आज इस वीडियो में डिराइव कराऊंगा। तो एक बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अब क्या क्या आउटलाइंस में कवर करूंगा वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। अब सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन होता है उसका जो रे डायग्राम होता है वो कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। फिर मिनिमम डिविएशन की कंडीशन देखेंगे और उस कंडीशन से पहले डिविएशन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। फिर जो अलग अलग केसेस होते हैं जैसे कि नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रिज्म में होता क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं और उन दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में कुछ एंगल होता है जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। और प्रिज्म काम क्या करता है, जो भी इंसिडेंट रे हम प्रिज्म की तरफ भेजते हैं वो क्या करता है, उसको उसके बेस की तरफ मोड़ देता है, उसके बेस की तरफ बेंड कर देता है। ये प्रिज्म का काम होता है। ये एक प्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, और नीचे जो है वो है बेस इस प्रिज्म का। और इन दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में कुछ एंगल होता है जिसे बोलते हैं ए। ए जो है वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब होता क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे हम प्रिज्म की तरफ भेजें तो जब वो रे प्रिज्म से बाहर निकलती है तो प्रिज्म उसको क्या करता है, उसके बेस की तरफ बेंड कर देता है। जैसे इस प्रिज्म का बेस का है नीचे, तो नीचे की तरफ क्या करेगा, उस लाइट रे को बेंड कर देगा जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेगी। ये तो पूरा बेसिक हो गया जो कि प्रिज्म के लिए हमें रिक्वायर्ड था। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से। स्टार्ट करेंगे हम कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन के लिए, और उससे भी पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डिविएशन क्या होता है। जो प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने मान लिया म्यू के बराबर, और यहाँ पर एक इंसिडेंट रे कंसिडर करी गई है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां की बात करें तो वहां पर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। बाहर का जो मीडियम है वो हमने मान लिया एयर, और अंदर का जो मीडियम है वो प्रिज्म है। तो क्योंकि यहाँ पर मीडियम हो रहा है, तो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। और जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो हमें वहां पर नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, तो हमें इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी। और नॉर्मल वो लाइन होगी जो कि पहले वाले सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। फर्स्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यहां मैंने नॉर्मल बना दी। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बाहर वाला जो मीडियम है वो है रेरर मीडियम, अंदर वाला जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, डिविएट होती है। तो हम एक लाइट रे बनाएंगे प्रिज्म के अंदर जो कि टूवर्ड्स द नॉर्मल डिविएट हुई है। अब जब ये लाइट रे दूसरे वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहुंचेगी तब वहां पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अंदर वाला मीडियम हो गया डेंसर और बाहर वाला मीडियम क्या हो गया, रेरर। तो यहाँ पर वापस से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर हमें फिर से एक नॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ेगी जो कि जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगी। ये सेकंड नॉर्मल हो गई है। अब अंदर वाला जो मीडियम है वो है डेंसर, बाहर वाला जो मीडियम है वो है रेरर। तो लाइट रे जो इमर्ज होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए। और ये जो एंगल है उसे बोल देते हैं R1 और इस एंगल को बोल देते हैं R2। तो ये इमर्जेंट रे हो गई, और ये जो एंगल E है वो है एंगल ऑफ इमरजेंस, और वो सेकंड वाला नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसके बराबर होता है, और उसे नाम दिया है E के बराबर। अब यहां से हम समझेंगे सबसे पहले कि डिविएशन क्या होता है। तो डिविएशन वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है।
अब यहाँ पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दूर दूर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो इंसिडेंट रे है उसे हम आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं और जो इमर्जेंट रे है उसे हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। और जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है डिविएशन। तो डिविएशन हमें क्या बताता है कि कितने एंगल से जो इंसिडेंट रे है वो बेंट हुई है, ये हमें बताता है डिविएशन। तो डेल जो है वो डिविएशन के लिए यूज होता है, मतलब एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको डिविएशन समझ में आ गया होगा कि डिविएशन होता क्या है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा देखें तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की बात करें तो ये जो पूरा एंगल है ये होगा 90 डिग्री के बराबर, और ये भी जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल इमेजिन करना है। तो यहाँ पर P, Q, R और S, ये मैंने नाम दे दिया क्वाड्रिलेटरल का। सो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS क्वाड्रिलेटरल में हम देखें तो ये जो एंगल है इसे नाम दे देते हैं हम अभी के लिए C नाम दे देते हैं। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल A प्लस एंगल S प्लस दो जो एंगल है वो है 90 डिग्री के, तो 90 प्लस 90, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम हम करें तो वो आना चाहिए 360 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल A हो गया, ये एंगल C है, ये एंगल C हो गया, और ये एंगल है 90 डिग्री और ये भी एंगल है 90 डिग्री। तो इन चारों एंगल का जो सम है क्वाड्रिलेटरल का वो किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। मतलब एंगल A प्लस एंगल C ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब यहां पर हम ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल PQR नहीं, PRS, इन ट्राइंगल PRS एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल C ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। ट्राइंगल के एंगल की सम की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करी है। और हम पहली इक्वेशन देखें और दूसरी इक्वेशन देखें तो दोनों का ही जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, मतलब कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल C। एंगल C से एंगल C हो जाएगा कैंसल, और एंगल A ये बराबर होगा एंगल R1 प्लस एंगल R2। और इसे हम सिंपली लिखना चाहें तो A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं ना। हमें बस ये ध्यान देना है कि A जो है वो एंगल A है, R1 एंगल R1 है, और R2 जो है वो एंगल R2 है। ये हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन आई है। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन आई है उसे मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और इतना ये जो पूरा पार्ट है वो मैं अब रब कर रहा हूँ। और उसके साथ में एक बात और है कि ये दोनों जो 90 डिग्री मैंने बनाए हैं अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो ये भी मैं रब करने जा रहा हूं। अब ये जो एंगल है वो है I के बराबर, तो ये जो पूरा एंगल है वो भी होना चाहिए I के बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये एंगल है E के बराबर, तो ये जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, E के बराबर। अब उसमें से इस पूरे एंगल में से इतना जो पार्ट है वो है R1 के बराबर, तो हम अगर इतने पार्ट की बात करें तो वो होना चाहिए I माइनस R1, और इतने पार्ट की बात करें तो वो होना चाहिए E माइनस R2 के बराबर, I माइनस R1 E माइनस R2। ठीक है, इतना एंगल I के बराबर हुआ, उसमें से इतना पार्ट R1 है, तो बचा हुआ क्या होगा, I माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पर इतना जो एंगल है वो है E के बराबर, और इतना पार्ट है R2, तो ये हो जाएगा E माइनस R2 के बराबर। अब यहाँ पर हमें ना डेल के लिए एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं कि डेल की वैल्यू क्या होगी। तो इन ट्राइंगल PTR, कौन सा ट्राइंगल, PTR, ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के लिए जो एंगल जो डेल है वो एक्सटीरियर एंगल की तरह
बिहेव कर रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो जो डेल है उसकी जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के, और इसे हम लिखना चाहें तो I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, और जो R1 प्लस R2 है उसकी वैल्यू है A के बराबर, जो कि होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। सो डेल ये बराबर हो जाएगा I प्लस E माइनस A के बराबर। एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हम किसके लिए देख रहे हैं? कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। अब जब मिनिमम डिविएशन होगा, मिनिमम डिविएशन मतलब जो डेल है वो सबसे ज्यादा मिनिमम होना चाहिए। उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, और ये जो एंगल R1 है ये भी इक्वल होते हैं, जो कि R1 और R2 बराबर होने चाहिए। और जब डिविएशन मिनिमम होता है तो ये जो लाइन है ना, लाइन PR मतलब PR, ये वाली लाइन ये हो जाती है पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। जब भी डिविएशन मिनिमम होगा तो ये जो लाइन PR है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? बेस ऑफ प्रिज्म के। तो मिनिमम डिविएशन की हम कंडीशन निकालें तो I और E बराबर होना चाहिए। तो वहां से तो I और E ये बराबर होना चाहिए, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं I प्लस E माइनस A। और मिनिमम डिविएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाएगा डेल मिन प्लस A बाय 2। मिनिमम डिविएशन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं। R1 और R2 बराबर होंगे तो हम इसे मान लेते हैं कि ये R के बराबर होना चाहिए। सो A इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस R, और R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी A बाय 2। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया। इस पहले रिफ्रैक्शन की बात करें तो अब यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएं पहले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था पहले वाले सरफेस के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर सरफेस 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था I के बराबर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बराबर था R के। R1 है तो हमने उसे R के बराबर मान लिया। ठीक है, अब ये मैं रब करने जा रहा हूं, और ये जो इक्वेशन है डेल की वो मैं यहां पर ऊपर साइड में लिख देता हूं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो बहुत जगह हमें आगे यूज में आएगी। और अब ये मैं रब कर रहा हूं। अब हम मिनिमम डिविएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन निकालेंगे। उसके लिए हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। μ2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकेंड मीडियम का, और μ1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम का। तो मिनिमम डिविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होना चाहिए डेल मिन प्लस A बाय 2, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बराबर होना चाहिए A बाय 2। और यहाँ पर हम केवल ये जो फर्स्ट सरफेस है उस पे रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो जो सेकेंड मीडियम है वो है प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू के बराबर, और जो फर्स्ट मीडियम है वो हमने एयर कंसिडर करा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। सो वैल्यूज पुट करें तो साइन ऑफ ये हो जाएगा डेल मिन प्लस A बाय 2 अपॉन R की वैल्यू है A बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ A बाय 2, ये बराबर होना चाहिए म्यू के। ये हमारे पास जब मिनिमम डिविएशन होगा प्रिज्म में तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया। ठीक है, अब जब एंगल स्मॉल होते हैं तब जो साइन, जैसे फॉर स्मॉल थीटा हम बात कर लें, फॉर स्मॉल थीटा जो साइन थीटा है वो नियरली बराबर होता है थीटा के। जब भी एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली किसके बराबर होता है? थीटा के। तो यहाँ पर जब ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये बहुत ज्यादा छोटा हो
बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, उसके लिए हम एक कंडीशन यहाँ पर डिराइव करेंगे। सो ये इतना मैं पूरा रब करने जा रहा हूँ। सो ये कंडीशन कब आएगी? जब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो स्मॉल होगा। उस कंडीशन में जो साइन ऑफ डेल मिन, या सिंपली हम डेल बोल देते हैं, डेल प्लस ए बाई टू, ये नियरली बराबर होगा डेल प्लस ए बाई टू के, और साइन ऑफ ए बाई टू ये नियरली बराबर होगा ए बाई टू के। जब एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा तो हमें ये कंसिडर करना है, और ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करें। सो हमें मिलेगा डेल प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, ये बराबर हो जाएगा म्यू के, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, और यहाँ से जो डेल की वैल्यू आएगी वो होगी म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो ये तो पूरा हो गया, हमने मिनिमम डिविएशन के लिए जो भी रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस थे वो हमने यहाँ पर अभी कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर और भी कुछ कंडीशंस होती है वो हम उसके लिए अब डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है उसके लिए हम कंडीशन डिराइव करेंगे। ओके, सो मिनिमम डिविएशन ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल इंसिडेंस टू प्रिज्म। तो नॉर्मल इंसिडेंस में हम क्या करते हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसको पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के एकदम परपेंडिकुलरली भेजते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए इंसिडेंट रे बनाई है, और जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है और भले से वहां पर मीडियम चेंज भी हो रहा है तो भी वो डिविएट नहीं होती है। तो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए लाइट रे बिल्कुल सीधी की सीधी अंदर चले जाएगी प्रिज्म के लिए, और यहाँ पर जब ये सेकेंड वाले सरफेस पर टच करेगी तब यहाँ पर वापस से क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, और जो लाइट रे है वो सरफेस के नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। सो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगेन एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी। तो वो नॉर्मल मैं पहले बना देता हूँ। सो ये नॉर्मल बन गई है, और अंदर वाला जो मीडियम देखें तो वो डेंसर है, बाहर वाला क्या है, रेयर मीडियम। तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिविएट होगी। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिविएट करा दिया इमर्जेंट रे को। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से पता रहेगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो होगा 0 डिग्री के बराबर, ये हमें पहले से पता है, तभी नॉर्मल इंसिडेंट हो पाएगा। और यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये एंगल ए है और ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है वो होना चाहिए 90 माइनस ए के बराबर। अब क्योंकि ये नॉर्मल है तो इतना जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और उसमें से इतना पार्ट ये है 90 माइनस ए, तो ये जो बचा हुआ जो एंगल है वो होना चाहिए ए के बराबर। अब सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पर स्नेल्स लॉ लगा के हम यहाँ पर कंडीशन निकाल सकते हैं कि इमर्जेंट रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ में वो कितना होगा। सो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू के बराबर, और यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे जो कि होता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है ए के बराबर, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है ई के बराबर। सो आई जो है वो हो जाएगा ए के बराबर, और आर जो है वो हो गया ई के बराबर। सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है एयर, हमने एयर कंसिडर करी है प्रिज्म के बाहर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ 1, और फर्स्ट मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर, जो कि है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें। सो साइन ए बाय साइन ई इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ऑफ ए, और इमर्जेंट रे का जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए के बराबर। सो ये इमर्जेंट एंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया, और डिविएशन नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कितना होगा तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं।
सो आई ये बराबर है 0 के, और इक्वेशन है डेविएशन के लिए हमारे पास आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 पुट कर दें, सो जो डेविएशन है वो हो जाएगा ई माइनस ए के बराबर, और डेविएशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस ए। इस फॉर्मूले से आप नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है इससे आप एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही में ही आपको म्यू और ए ये दोनों अगर आपको पता है तो आप इमर्जेंट एंगल भी कैलकुलेट कर पाएंगे और डेविएशन भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल इंसिडेंस। अब हम देखेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी सरफेस है उससे टच करता हुआ होना चाहिए, उसे बोलते हैं अपन ग्रेजिंग। जो भी सरफेस है उससे टच करता हुआ कोई चीज जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, उस सरफेस से ग्रेज होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए हम कंडीशन निकालेंगे। सो फटाफट प्रिज्म बना देता हूं मैं। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हमें जो क्रिटिकल एंगल है उसकी कंडीशन हमें यहाँ पर एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए मैं कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पर आसानी होगी ग्रेजिंग इंसिडेंस समझने के लिए। तो होता क्या है कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उस एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो 90 डिग्री से डिविएट हो जाती है नॉर्मल से, और उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, जो कि यहां पर मैंने C से डिनोट किया हुआ है। अब लाइट जो होती है उसके पास रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अगर हम यहां से लाइट भेज रहे हैं तो ये पाथ फॉलो करके यहां पर आएगी, और अगर इसके रिवर्स में हम लाइट भेजें, यहां से लाइट भेजें तो ये सेम पाथ करते हुए यहां पर पहुंच जाएगी। तो ये लाइट की रिवर्सिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो हम यहां पर यूज करेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट रे बनाऊंगा जो ये जो पहला वाला सरफेस है ना उससे बिल्कुल ग्रेज करते हुए अंदर जा रही है, मतलब बिल्कुल टच करते हुए अंदर जा रही है, और यहां पर हम ये जो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन है वो हम यहां पर यूज करेंगे। सो इंसिडेंट रे ये बनाई मैंने जो कि सरफेस को बिल्कुल ग्रेज करते हुए जा रही है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अभी 90 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पर हम लाइट की रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करें, मतलब नॉर्मल के साथ में एंगल 90 डिग्री है इंसिडेंट रे का, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के बराबर, मतलब ये जो एंगल है वो होना चाहिए C के बराबर। इसके बाद ये लाइट रे प्रिज्म के अंदर, और यहाँ पर वापस से मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो अगेन यहाँ पर नॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ेगी, और सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल N2 के साथ में ई एंगल से इमर्ज होती हुई हमें बाहर की तरफ दिखेगी। अब सबसे पहले यहाँ पर डिविएशन की बात करें, सो डिविएशन में बनाऊं तो जो इमर्जेंट रे है उसे मैं यहाँ पर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये जो लाइन है फर्स्ट सरफेस के पैरेलल क्योंकि इंसिडेंट रे है, तो ये जो एंगल, ये जो फर्स्ट सरफेस है और इंसिडेंट रे जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, तो ये जो एंगल है वो होना चाहिए डिविएशन के बराबर, मतलब जो एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है। ठीक है, तो ये होगा डिविएशन, और डिविएशन हम निकाले तो आई की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री के बराबर क्योंकि ग्रेजिंग इंसिडेंस है। सो डिविएशन हो जाएगा 90 प्लस ई माइनस ए के बराबर, और इस कंडीशन में जो हमें डिविएशन मिलता है वो होता है मैक्सिमम, तो इसे हम बोलेंगे डेल मैक्स इक्वल्स टू 90 प्लस ई माइनस ए। ये मैक्सिमम डिविएशन होगा प्रिज्म के लिए, और वो कंडीशन कब आती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री हो तब। इसी के साथ में जो एंगल ए है वो बराबर होना चाहिए C प्लस R2 के, तो यहां से हम R2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा A माइनस C के बराबर। अब यहां पर हमें दो चीज निकालनी है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें पहले से पता है,
तो बचा क्या क्या, एक तो डिविएशन बचा है और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो ई पता पड़ जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दें डेल मैक्स के, तो उससे हमें डिविएशन पता पड़ जाएगा। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने के लिए जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहाँ पर हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है। तो स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये स्नेल्स लॉ ये हमें यूज करना है। अब यहाँ पर हम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आई आर म्यू टू और म्यू वन इनकी वैल्यूज देखें, सो जो आई है वो बराबर होगा आर टू के, और आर टू की वैल्यू है ए माइनस सी के बराबर, और ये जो एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है ई के बराबर। सो आर ये बराबर हो जाएगा ई के। सेकेंड मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और फर्स्ट मीडियम प्रिज्म है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर हमने माना है। तो ये जो सेकेंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पर हम रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं ना, तो ये एंगल्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें। सो साइन ऑफ ए माइनस सी बाय साइन ऑफ ई इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, और साइन ई हमें मिलेगा म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी के बराबर, और यहाँ से इमर्जेंट एंगल हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी के बराबर। यह एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। और जो मैक्सिमम डिविएशन है वो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है उस कंडीशन में आती है, और ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो डेल मैक्स भी हम निकाल सकते हैं, तो वो होगा 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ ए माइनस सी के बराबर। ये हो गया डेरिवेशन इमर्जेंट एंगल और डिविएशन के लिए। और हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर होगा या ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, उस कंडीशन पे जो डिविएशन होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। इसका रीजन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको आप 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जो भी डिविएशन होगा वो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम। और ये जो मैक्सिमम डिविएशन है उसके बाद एक तो इमर्जेंट एंगल पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमने ग्रेजिंग इंसिडेंस देखा है वैसे हम ग्रेजिंग इमर्जेंस देखेंगे। ग्रेजिंग इमर्जेंस के केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस थ्रू प्रिज्म। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए हमें इस डायग्राम को कंसिडर करना है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो होगा 90 डिग्री के बराबर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ। यहाँ से सबसे पहले हम डेल की वैल्यू फाइंड कर लें। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें पहले से पता है कि वो 90 डिग्री के बराबर है, तो डेल होगा 90 प्लस आई माइनस ए के बराबर। और यहाँ पर भी हम देखें तो जो डिविएशन है वो हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। जब इमर्जेंट जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है उस केस में भी जो डिविएशन है वो मैक्सिमम मिलता है। और ये तो हो गया डेल मैक्स के लिए एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर केवल हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता है, उसकी वैल्यू हमें पता पड़ जाए तो वो यहाँ पर पुट कर दे तो मैक्सिमम डिविएशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और R1 प्लस सी ये बराबर होना चाहिए ए के। सो यहाँ से R1 की वैल्यू ए माइनस सी के बराबर हमें मिल जाएगी। और ये जो पहला वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करके हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। सो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये स्नेल्स लॉ है जो कि हमें यहाँ यूज करना है। और जो आई है उसकी वैल्यू तो आई के बराबर ही है, जो आर है वो होगा R1 के बराबर, और वो ए माइनस सी के बराबर होगा। और जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू के बराबर। फर्स्ट मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1 के बराबर। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें। सो साइन आई बाय साइन ऑफ ए माइनस सी
ये होगा म्यू के बराबर, और साइन आई हो जाएगा म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी। और यहाँ से ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, जो कि है साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी। ये वैल्यू हम यहाँ पर डिविएशन के फॉर्मूले में पुट कर दें तो यहाँ से डिविएशन भी निकाला जा सकेगा। सो 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी। ये आ गया डिविएशन के लिए एक्सप्रेशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक्सप्रेशन। अब आप थोड़ा सा सोचें तो इससे पहले जो हमने ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए जो एक्सप्रेशन देखा था उसमें जो एंगल ऑफ इमरजेंस है उसकी भी वैल्यू इसी के बराबर आई थी, साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी। और जो डिविएशन था उसकी भी वैल्यू इसी फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम यही फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला, उस केस का फॉर्मूला और इस केस का फॉर्मूला सेम है, तो उस केस में डिविएशन मैक्सिमम था, तो यहाँ पर भी जो डिविएशन वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ऐसा आया क्योंकि दोनों कंडीशन अलग अलग है पर फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये लाइट की जो रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो लाइट की रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हमें सेम डिविएशन के लिए दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं और दो अलग अलग एंगल ऑफ इमरजेंस मिल रहे हैं। मतलब डिविएशन मैक्सिमम हमने देखा जब आई 90 था, ठीक है, और एंगल ऑफ इमरजेंस ई के बराबर था। अब अगर एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री ले लें और यहाँ पर आई हम देखें तो यहाँ पर भी जो डिविएशन है वो मैक्सिमम था। ठीक है, इसी और फॉर्मूला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस का सेम है, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से जो इसका ई था वो यहाँ पर इसका आई हो गया, जो यहाँ पर इसका ई था वो यहाँ पर इसका आई हो गया। ये लाइट की रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस थ्रू प्रिज्म। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। मतलब वो कंडीशन कब होगी जब जो इमरजेंट रे हम ये बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, ये प्रिज्म से बाहर ही नहीं निकले, वो हम अब देखने जा रहे हैं। सो अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर नो इमरजेंस थ्रू प्रिज्म। मतलब प्रिज्म से बाहर कोई भी इमरजेंट रे बाहर नहीं निकलेगी, उसके लिए हमें कंडीशन यहाँ पर डिराइव करनी है। तो सबसे पहले फटाफट प्रिज्म बना देता हूँ मैं। सो ये प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर है और ये इंसिडेंट रे हमने कंसिडर करी है। ये नॉर्मल N1 बना लिए। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट रे अंदर चले जाएगी और बाहर है रेरर मीडियम, एयर हमने कंसिडर करी है, और अंदर है डेंसर मीडियम जो कि प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर हमने लिया है। तो लाइट रे जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल डिविएट होगी। सो टूवर्ड्स द नॉर्मल डिविएट करके लाइट यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ पर लाइट रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो यहाँ पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। उसी की वजह से लाइट बाहर की तरफ नहीं जाएगी, वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये तभी होता है जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से। सी जो है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट पे मान लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल R1 माना है और ये एंगल R2 माना है। सो A जो है वो बराबर होगा R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो जो R2 है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, C से। R2 उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, C से। और C जो है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो साइन ऑफ R2 ये बड़ा होना चाहिए साइन ऑफ C से। और क्रिटिकल एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है साइन C इक्वल्स टू क्या होता है, 1/μ के बराबर। ठीक है,
अगर ये जो मीडियम है वो डेंसर, बाहर वाले मीडियम है रेरर, और बाहर तो एयर कंसिडर कर लिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 के बराबर, तो इस कंडीशन में जो साइन सी है वो बराबर होता है 1/μ के। उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो साइन ऑफ R2 ये बड़ा होना चाहिए 1/μ के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो म्यू ये बड़ा होना चाहिए 1/sin R2 से। ठीक है, और अभी के लिए हम मान लेते हैं कि R1 और R2 ये नियरली बराबर है। R1 और R2 क्या है, नियरली बराबर। सो R2 प्लस R2 ये बराबर हो जाएगा A के, और R2 की वैल्यू हो जाएगी A/2। तो कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो बड़ा होना चाहिए 1/sin ऑफ A/2 से। ये कंडीशन आ गई हमारे पास फॉर नो इमर्जेंस थ्रू प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे केसेस देखे नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस और नो इमरजेंस के लिए। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिज्म। सो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रिज्म। इस टॉपिक में क्या होता है कि हम डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ग्राफ देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है वो उस ग्राफ से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है वेरिएशन ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मैंने प्रिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया है, डेविएशन वर्सेस आई का ये ग्राफ है पूरा। सो यहाँ पर हम इस ग्राफ को देखें तो एक इसका मिनिमम पॉइंट है, और दोनों ही तरफ हम देखें तो जो वैल्यू है डेविएशन की वो बढ़ी हुई हमें दिखेगी। एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर डेविएशन सबसे कम हमें मिलेगा, और इस कर्व के दोनों ही साइड हम देखें तो वहाँ पर डेविएशन हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। और पर एक बात हम देखें, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर बनाऊं तो ये इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक सेम डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो वो डेविएशन हम मान लेते हैं डेल। मतलब एक डेविएशन के लिए हमारे पास 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होती है। ध्यान से समझिएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक है कर्व की प्रिज्म के। तो एक डेविएशन के लिए हमारे पास 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, मैक्सिमम 2। सो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं x के बराबर, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं y के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के कारण। सो हर डेविएशन के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल सकते हैं और 2 एंगल ऑफ इमर्जेंस मिल सकते हैं, पर केवल एक ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें डेल की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ही वैल्यू मिलती है। वो कंडीशन आती है मिनिमम डेविएशन पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो डेविएशन होगा वो होगा मिनिमम, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। ठीक है, तो देयर इज वन एंड ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, और वो कंडीशन कब आती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पर 2 ऐसे भी पॉइंट हमें दिख रहे हैं जहाँ पर जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होगा। तो एक ये पॉइंट है जहाँ पर डेविएशन मैक्सिमम दिख रहा है, और एक ये भी पॉइंट है जहाँ पर जो डेविएशन है वो मैक्सिमम दिख रहा है। और मैक्सिमम डेविएशन तब होता है जब एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो, और दूसरा जब एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, और यहाँ पर हम देखें तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर।
और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सबसे मिनिमम होना चाहिए, जिसे मैंने आई मीन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो भी किसके बराबर होना चाहिए, आई मीन के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पर किसके बराबर होना चाहिए, आई मीन के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी डिविएशन मैक्सिमम होगा उस कंडीशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो आई मीन के बराबर होगा। और डिविएशन एक और बार मैक्सिमम होता है जब एंगल ऑफ इमर्जेंस ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो है आई मीन के बराबर, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। और जो मिनिमम डिविएशन होता है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2i माइनस ए से हम निकाल सकते हैं। ओके, सो ये पूरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रिज्म, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो ये साबित होगा आपके लिए। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।